दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो बात आज हाथरस की। आपको याद होगा हाथरस की घटना, जहां पे एक दलित लड़की का गैंगरेप किया गया था और उसके बाद उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन काफ़ी दिनों तक नहीं किया गया। फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ा और फिर उसकी बॉडी को किस तरह से रात में आनन फानन में क्रिमेट किया गया, वो भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और इस पे पूरी देश दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया से लेकर पूरी जो राजनीतिक दल थे, पूरे जो राजनेता थे, इस घटना पर उबाल आया था। लेकिन उस समय जो योगी सरकार के मंत्री थे, उन लोगों ने बाद में उसको डिफेंड किया और कहा कि ये रेप का कांड नहीं है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। और वो जिस तरह से जिस लड़के के साथ जिसने रेप किया था, जो रेपिस्ट यानी कि जिसके ऊपर एक्यूज्ड है, जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, उसके साथ उसके दोस्ताना संबंध थे और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अब जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जो एक्यूज्ड है वो फ्रस्ट्रेटेड था और उसने रेप की घटना को अंजाम दिया, और किस तरह से जो योगी सरकार की पुलिस थी उसने सही तरीके से इस केस को हैंडल नहीं किया। यानी कि कुल मिलाकर सीधे सीधे योगी सरकार की जो पुलिस है, उनके जो महकमे हैं, उसके ऊपर इंडक्टमेंट है, उसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर छिटाकसी है कि किस तरह से उन्होंने हाथरस कांड को डाइल्यूट किया और किस तरह से एक लीपापोती करने की कोशिश हुई। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हाथरस और उसकी राजनीति और साथ ही सीबीआई चार्जशीट की। तो शुरुआत करते हैं कि सीबीआई ने आखिर अपनी चार्जशीट में कहा क्या है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह से एक्यूज था उसके और जो पीड़िता थी उसके जो कन्वर्सेशन है, यानी कि दोनों की जो बातचीत है, उसके उन्होंने काफ़ी सारे हिस्से सीबीआई ने ट्रैक किए और उसमें ये पाया कि पीड़िता के साथ में जो आरोपी संदीप है, उसकी पिछले 2019 से बात चल रही थी और लगातार वो कॉल किया करता था, अपने नंबरें बदलता था, अपने अलग अलग नंबरों से, यानी कि तीन फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड उसके पास पाए गए हैं जिससे वो पीड़िता को फ़ोन किया करता था। और उसके बाद उनकी बातचीत के छोटे अंश और कुछ लंबे अंश भी उस कॉल रिकॉर्ड में ट्रेस हुए हैं। लेकिन मार्च 2020 के बाद उन दोनों की बातचीत लगभग बंद हो गई। पीड़िता ने कॉल उठाना बंद कर दिया। उसके बाद जो आरोपी था वो अलग अलग नंबरों से कोशिश करता रहा, उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनको फोन कॉल करने की, और उसने एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी करने की कोशिश की पीड़िता से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बात एक तरह से जो पीड़िता के परिवार वाले थे उनको पता चल गई थी और हो सकता है कि पीड़िता के परिवार या उनके माता पिता ने उसे मना किया हो उस आरोपी से बातचीत करने के लिए। लेकिन वो एक तरह से कोशिश करता रहा बातचीत करने के लिए, और घटना की रात यानी कि 14 सितंबर को उसने 4 लोगों के साथ गैंगरेप किया पीड़िता का। लेकिन इस चार्जशीट में जो आगे का अंश है वो खास करके यूपी सरकार और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिला सुरक्षा, महिलाओं की सिक्योरिटी के ऊपर एक तरह से अंडरलाइन या फिर इंडाइटमेंट साबित करता है, या सीधे सीधे सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से यूपी पुलिस काम करती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हाथरस कांड हुआ था उसके बाद यूपी सरकार के कई सारे नेता, जिसमें कि वरिष्ठ मंत्री भी थे, उन लोगों ने ये बयान दिए थे कि जब पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन अलीगढ़ के हॉस्पिटल में हुआ तो वहाँ पे ये साबित नहीं हो पाया कि उसके साथ में कोई बलात्कार हुआ है, और उसके जो सीमेन रिपोर्ट और उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुई थी उसमें इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले थे। बाद में ये सवाल उठा कि जब पीड़िता का और जो रेप को लेकर कानून निर्भया कांड के बाद बने हैं, उस कानून की लाइन ये कहती है कि जो पीड़िता का डाइंग स्टेटमेंट होता है, मरने के पहले लिया गया बयान, सबसे प्रामाणिक होता है, और वो अगर 4 आरोपी के ऊपर आरोप लगा रही है तो फिर यूपी पुलिस क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार करके और क्यों उनको बचाने में लगी हुई है। बाद में जो एमआईयू हॉस्पिटल के जो अधिकारी थे, जो डॉक्टर ने जो एग्जामिनेशन किया था, उसमें भी ये पाया गया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था। अब सीबीआई उसी रिपोर्ट को कह रही है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था। जो योगी सरकार की पुलिस है उसने पीड़िता के स्टेटमेंट देने के बाद भी जो 19 सितंबर का स्टेटमेंट है
उसमें 3 लोगों के नाम लेने के बाद भी योगी सरकार की पुलिस ने सिर्फ एक आदमी को अपने स्टेटमेंट में क्यों रखा, बाकी लोगों को उस स्टेटमेंट से क्यों बाहर कर दिया, यानी कि किसके दबाव में ऐसा किया गया केस को डाइल्यूट करने के लिए। 22 सितंबर का जो बयान है पीड़िता का, वो स्टेटमेंट को क्यों कॉग्निजेंस में नहीं लिया गया। तो ये ढेर सारे सवाल सीबीआई की चार्जशीट ने योगी सरकार की पुलिस पे उठाए हैं। और ये भी सवाल उस समय उठा था कि किस तरह से जो हाथरस के डीएम थे, जिनके आदेश पर रात में आनन फानन में क्रीमेशन किया गया था, उनको क्यों लंबे समय तक बचाया गया, योगी सरकार ने क्यों उन्हें बचा करके रखा। और खास करके योगी सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका भी नाम आया था उस कांड में कि किस तरह से अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उन्होंने केस की लीपापोती करने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि योगी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अगर उसकी छानबीन आप करें तो सिर्फ हाथरस कांड नहीं बल्कि इससे पहले के भी कई सारे उदाहरण को आप देखें। आपको सेंगर का केस याद होगा, कुलदीप सेंगर का केस, कि किस तरह से कुलदीप सेंगर ने एक लड़की का बलात्कार किया था और उस केस को दबाने की कोशिश हुई, और जब मामला बहुत ज़्यादा उछला तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद फिर कुलदीप सेंगर को बीजेपी ने सस्पेंड किया, पार्टी से निकाला, और उसके बाद इस समय वो जेल में उनका ट्रायल चल रहा है। और ये योगी सरकार आप कह सकते हैं कि किस तरह से 2017 में जो मैंडेट पाया था, उससे पहले अखिलेश की सरकार थी, और अखिलेश सरकार इसी कारण से उनके ऊपर ठप्पा लगाया था कि बदायूं का जो रेप कांड हुआ था, जिसमें कि 2 लड़कियों का रेप हुआ था और फिर उन्हें मार दिया गया था, उसको भुना करके योगी सरकार और बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और योगी सत्ता में आए थे। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अगर आप देखें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को अगर देखें तो पिछले 2015 से, जब अखिलेश यूपी में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से अगर 2018 के आंकड़ों को देखें तो लगातार वो आंकड़ा बढ़ता रहा है। जो 2015 में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हुए थे वो 35,000 थे, जो कि योगी सरकार के टेनियर में करीब 60,000 तक पहुंच गए अगर 2018 के आंकड़ों को देखें तो। यानी कि एक तरह से 50% से भी ज़्यादा का जंप है महिलाओं की सुरक्षा, उनके क्राइम को लेकर। और रेप के केसेस, 4,000 रेप केसेस हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो सवाल है कि जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, और ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई कानून नहीं किया या कोई एफर्ट नहीं किया। योगी सरकार ने आते ही ये कहा कि रोमियो स्क्वाड बनेगा, जो कि इस तरह के जो लोग हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ छेड़खानी करते हैं, खास करके कॉलेज के आसपास में ये रोमियो स्क्वाड घूमेगा और उनको पकड़ेगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये जो रोमियो स्क्वाड बना था वो खास करके उन लोगों को पकड़ने लगा जो कि अपनी आपसी सहमति से प्रेम का इजहार करते हैं या फिर एक तरह से दोस्ताना संबंध रखते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, उनको वो पार्क में जाकर पकड़ने लगे। और जो रोमियो स्क्वाड का जो मेन मोटिव था कि महिलाओं की सुरक्षा करना, वो एक तरह से महिलाओं के लिए खतरा बन गया। तो सवाल है कि आने वाले दिनों में जब सीबीआई चार्जशीट एक तरह से साफ तौर से कह रही है कि योगी सरकार की पुलिस ने किस तरह से इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की, एक तरह से योगी के ऊपर टिप्पणी है सीबीआई की चार्जशीट। वैसे तो सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी ढेर सारे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन खास करके इस केस में चूंकि ये मामला इतना सेंसिटिव था और जब सीबीआई अपनी चार्जशीट में साफ तौर से कह रही है, तो क्या योगी अपने उन अधिकारियों को जो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, हाथरस कांड के बाद भी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है जो हाथरस कांड को लेकर उभरता है। शंकर एनिमेश द प्रिंट, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।